जरा सोचिए, एक हिरण को शेर का डर तभी लगता है जब शेर ठीक उसके सामने खड़ा हो। मतलब वो वर्तमान में जीता है, घास खाता है और बिल्कुल मस्त रहता है। लेकिन हम इंसान, हाँ, हमारी कहानी थोड़ी अलग है। हम तो बिना किसी खतरे के भी डर जाते हैं। वही तो, हम अपने सुरक्षित एसी कमरों में नर्म बिस्तरों पर लेटकर भी पसीने से भीग जाते हैं, वो भी बिना किसी तात्कालिक खतरे के। अचानक रात के 2 बजे घबराहट होने लगती है। क्योंकि हम शायद इस ग्रह के इकलौते जीव हैं जिन्हें अपनी एक्सपायरी डेट पता है। बिल्कुल, हमें पता है कि एक दिन ये सब खत्म होने वाला है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी असहज कर देने वाले सच पर बात करने वाले हैं। और हमारे आज के स्रोत क्या हैं? आज के हमारे स्रोत अर्नेस्ट बेकर की पुलित्जर पुरस्कार विजेता और मनोविज्ञान की दुनिया में तहलका मचा देने वाली किताब द डिनायल ऑफ डेथ, उस पर आधारित कुछ लेख और रिसर्च नोट्स हैं। ओहो, ये तो बहुत ही दिलचस्प विषय है। है ना। अब मिशन ये समझना है कि कैसे मौत का ये छिपा हुआ डर हमारी पूरी जिंदगी, हमारे फैसलों, हमारी अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि हमारे रिश्तों का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखे हुए हैं। और सबसे जरूरी बात ये भी है कि कैसे इस कड़वे सच को पूरी तरह से स्वीकार कर लेने से हमें एक नई आजादी मिल सकती है। सही कहा। हम अक्सर सोचते हैं कि हम पैसे या शोहरत के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आज के स्रोत बता रहे हैं कि हम असल में किसी और चीज से भाग रहे हैं। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। तो जब हम अर्नेस्ट बेकर के विचारों में उतरते हैं तो सबसे पहले सामना इंसान की उस बुनियादी विडंबना से होता है। कैसी विडंबना? मतलब किस तरह का विरोधाभास। मतलब इंसान एक साथ 2 दुनियाओं में जीता है। एक तरफ हमारे पास एक ऐसा दिमाग है जो असीमित है। राइट, हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति तक की गणना कर सकते हैं। बिल्कुल, हम कविताएं लिख सकते हैं, ब्लैक होल के बारे में सोच सकते हैं। हाँ। मतलब अपने ख्यालों में तो हम देवताओं की तरह हैं। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ हम एक ऐसे शरीर में कैद हैं जो पूरी तरह से नश्वर है। एकदम सही। एक ऐसा शरीर जो बीमार पड़ता है, जो बूढ़ा होता है और जो अंततः नष्ट हो जाएगा। उफ, एक ऐसा दिमाग जो अनंत की कल्पना कर सकता है, उसे एक दिन एक सीमित सड़ने वाले शरीर के साथ खत्म होना है। ये तो बहुत ही डरावनी स्थिति है। और यही विरोधाभास इंसान के अंदर एक भयानक मनोवैज्ञानिक दहशत पैदा करता है। तो मतलब हमारा दिमाग हमें ये एहसास दिलाता है कि हम कितने खास हैं, लेकिन हमारा शरीर हमें बार बार याद दिलाता है कि हम सिर्फ प्रकृति का एक और जीव है जिसे एक दिन खाद में बदलना है। हाँ, हम महज एक जीव है। लेकिन एक बात बताइए, अगर ये दहशत इतनी ही हावी है तो हम हर वक्त चीखते चिल्लाते क्यों नहीं रहते? मतलब हम रोज सुबह शांति से उठकर अपने ऑफिस कैसे चले जाते हैं? यहीं पर मानव विकास ने हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा डिफेंस मैकेनिज्म फिट कर दिया है, एक तरह का रक्षा तंत्र। अच्छा, वो कैसे काम करता है? हाँ, वो डर तो हमें कुछ करने ही नहीं देगा। इसलिए हमारा दिमाग इस खौफनाक सच्चाई को पूरी तरह से दबा देता है, इसे डिनाई कर देता है। और इस डिनायल का सबसे कारगर तरीका क्या है? खुद को व्यस्त रखना। हम काम में, प्रोजेक्ट्स में, लक्ष्यों में इस कदर डूब जाते हैं कि मौत के विचार के लिए कोई खाली जगह ही न बचे। तो ये बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे हम किसी बहुत तेज चलने वाले ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं। बहुत ही सटीक उदाहरण है। और उस ट्रेडमिल के ठीक पीछे एक बहुत बड़ा खूंखार राक्षस खड़ा है, जो कि हमारी मौत है। हम उस राक्षस को देखना नहीं चाहते, इसलिए हम ट्रेडमिल की स्पीड बढ़ाते जाते हैं। बिल्कुल। हाँ, हम अपनी जिंदगी में और काम और रिश्ते और बैंक बैलेंस और जिम्मेदारियां लाते जाते हैं ताकि हमें पीछे मुड़कर उस खालीपन को ना देखना पड़े। और उस ट्रेडमिल की सबसे डरावनी बात यह है कि हम कभी रुकना नहीं चाहते। हमें लगता है कि ये गति ही जीवन है। लेकिन अंदर ही अंदर हमें पता होता है कि हम शारीरिक रूप से इस ट्रेडमिल पर हमेशा नहीं दौड़ सकते। एक दिन शरीर साथ छोड़ देगा। तो फिर इंसान क्या करता है? इंसान एक दूसरी तरकीब निकालता है। चूंकि हम अपनी हाड़ मांस की देह को अमर नहीं बना सकते, तो हम अपने नाम या अपने आइडिया को अमर बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जिसे बेकर प्रतीकात्मक अमरता कहते हैं। हाँ, सिंबॉलिक इमोर्टैलिटी। प्रतीकात्मक अमरता यानी अगर मेरा शरीर नहीं बच सकता तो कुछ ऐसा छोड़ जाऊं जो मेरे बाद भी दुनिया में गूंजता रहे। जैसे कोई महान किताब लिखना, किसी बड़े साम्राज्य की स्थापना करना या कोई बहुत बड़ी कंपनी खड़ी करना। बिल्कुल, इतिहास तो इसके उदाहरणों से भरा पड़ा है। मैंने स्रोत में पढ़ा था मिस्र के फ़ारो के बारे में। हाँ, उन्होंने अपने लिए विशालकाय पिरामिड बनवाए। और वो चीन के पहले सम्राट चिनशी हुआंग का उदाहरण भी तो था। वो मौत से इतना डरता था कि उसने अमर होने की दवा खोजने के लिए पूरी सेना लगा दी थी। और जब उसे लगा कि वो नहीं बचेगा, तो उसने मिट्टी के सैनिकों की एक पूरी टेराकोटा आर्मी बनवा दी, ताकि मौत के बाद भी वो एक सम्राट रहे। वाह! तो ये सिर्फ राजाओं के शौक नहीं थे, ये मौत को हराने की एक हताश मनोवैज्ञानिक कोशिश थी। बेकर के अनुसार इंसान खुद को एक हीरो सिस्टम का हिस्सा बनाना चाहता है। हीरो सिस्टम
मतलब समाज में एक ऐसी जगह बनाना जहां उसे लगे कि उसका जीवन अर्थपूर्ण है। हाँ, और वो महज एक जानवर नहीं है जो एक दिन मर जाएगा। वो एक हीरो बनना चाहता है। एक मिनट रुकिए, यहां मैं इस विचार को थोड़ी चुनौती देना चाहूंगा। हाँ, बताइए क्या सवाल है आपका? अगर हमारा सारा मनोविज्ञान सिर्फ खुद को बचाने और अपनी प्रतीकात्मक अमरता सुनिश्चित करने पर आधारित है, तो हम इतिहास के उन पन्नों को कैसे समझाएंगे जहां लोग स्वेच्छा से अपनी जान दे देते हैं? मतलब आत्म बलिदान की बात कर रहे हैं आप? हाँ, जैसे एक सैनिक जो अपने देश को बचाने के लिए ग्रेनेड पर कूद जाता है, या एक माँ जो अपने बच्चे के लिए खुद को मौत के मुंह में धकेल देती है, सबसे बारीक स्तर पर पहुंचती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, बेकर ये नहीं कहते कि इंसान सिर्फ अपने शारीरिक अस्तित्व को बचाना चाहता है। तो फिर किस चीज को? इंसान अपने वैचारिक या प्रतीकात्मक अस्तित्व को शारीरिक अस्तित्व से भी ऊपर रखता है। मतलब विचार शरीर से बड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। जब एक सैनिक ग्रेनेड पर कूदता है तो वो अपने शरीर को नष्ट कर रहा है, लेकिन वो उस हीरो सिस्टम यानी अपने देश, अपनी विचारधारा या अपनी रेजिमेंट के सम्मान को बचा रहा है। ओह, तो उसका दिमाग ये मान चुका है कि उसकी भौतिक देह भले ही खत्म हो जाए, लेकिन उसका त्याग उस महान विचारधारा का हिस्सा बन जाएगा। हाँ, जो कि अमर है। यानी वो एक बड़ी अमरता का हिस्सा बनने के लिए अपनी छोटी नश्वर देह की बलि दे रहा है। ये तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है कि हमारा दिमाग हमें धोखा देकर हमसे ही हमारी जान ले सकता है, सिर्फ एक सिस्टम को जिंदा रखने के लिए। यही इंसानी मनोविज्ञान की जटिलता है। लेकिन ठीक है, ये तो राजाओं, सम्राटों और सैनिकों की चरम स्थितियां हो गईं। अगर हम आम इंसान की बात करें, हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले लोगों की। मेरी, आपकी या किसी भी आम आदमी की, हम तो कोई पिरामिड नहीं बना रहे। ये हीरो सिस्टम या महानता की ये चाहत हमारे दैनिक जीवन में कैसे काम करती है? ये हमारे जीवन में हमारे आत्मसम्मान यानी सेल्फ एस्टीम के रूप में काम करती है। सेल्फ एस्टीम, वो कैसे? समाज हमें अमर होने के छोटे छोटे बने बनाए रास्ते देता है। समाज कहता है, अगर तुम एक अच्छे डॉक्टर बनोगे तो हम तुम्हें सम्मान देंगे। अगर तुम एक सफल बिजनेसमैन बनोगे तो समाज तुम्हें एक हीरो मानेगा। बिल्कुल, हम इन भूमिकाओं को ओढ़ लेते हैं। हमारा बैंक बैलेंस, हमारे कपड़ों के ब्रांड्स, सोशल मीडिया पर हमारे फॉलोअर्स, ये सब हमारी सेल्फ एस्टीम तय करते हैं। और बेकर के अनुसार ये सेल्फ एस्टीम महज अच्छा महसूस करने का साधन नहीं है। नहीं, ये एक एंग्जाइटी बफर है। ये एक ढाल है जो हमें यकीन दिलाती है कि हम सुरक्षित हैं, हम महत्वपूर्ण हैं। और हम यूं ही हवा में गायब नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल सही। ये जो आपने ढाल या कवच का उदाहरण दिया, इसे मैं आधुनिक जीवन की एक बहुत ही आम स्थिति से जोड़ना चाहूंगा। हाँ, बताइए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपनी पूरी पहचान इस बात पर बना रखी है कि वो एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है। अब कल को मंदी आती है और उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। या चलिए किसी युवा की बात करते हैं जिसने एक सोशल मीडिया पोस्ट डाली और उसे उम्मीद थी कि लोग उसे पसंद करेंगे। हाँ, लेकिन उसे 0 लाइक्स मिले। अब दोनों ही स्थितियों में जो इंसान को पसीना आता है, जो घबराहट होती है, रातों की नींद उड़ जाती है, वो क्या है? वो असल में अपनी पहचान टूटने का डर है। वही तो। वो वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ इसलिए परेशान नहीं है कि उसकी कार की EMI कैसे जाएगी, और वो युवा सिर्फ लाइक्स के लिए नहीं रो रहा। तो असली बात क्या है? असली बात यह है कि उनके हीरो सिस्टम में दरार आ गई है। ये सामाजिक पहचान उनके लिए कवच की तरह काम करती हैं। एकदम सटीक विश्लेषण। जब वो सामाजिक पहचान छिन जाती है तो वो कवच टूट जाता है। और हमें उस दरार से डर नहीं लगता, बल्कि उस दरार के पीछे छिपे खालीपन से डर लगता है। बिल्कुल। अचानक उस वाइस प्रेसिडेंट को लगता है कि अगर वो एक सफल अधिकारी नहीं है तो वो क्या है? वो बस कुछ किलोग्राम हार्ड मास का एक ढांचा है जो कुछ दशकों में राख बन जाएगा। और ये अर्थहीनता का एहसास ही सबसे बड़ा डर है, जिसे हम अक्सर डिप्रेशन, एंजाइटी या मिड लाइफ क्राइसिस कहते हैं। और शायद यही वजह है कि हम भविष्य को लेकर इतने चिंतित रहते हैं और दूसरों की राय की इतनी परवाह करते हैं। हम डरे रहते हैं कि अगर समाज ने हमें खारिज कर दिया तो हमारी अमरता का ये भ्रम टूट जाएगा। तो हम अपनी असली इच्छाओं को मारकर वो काम करते हैं जो समाज को पसंद आते हैं। कोई ऐसा इंसान जो शायद पेंटर बनना चाहता था, वो एक घुटन भरी कॉर्पोरेट नौकरी कर रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि समाज उसे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति माने। हम मौत से भागने के चक्कर में अपनी असली जिंदगी को ही मार डालते हैं। ये इंसानी स्थिति की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। हम इतने डरे हुए होते हैं कि हम कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जो हमारे उस सुरक्षित कवच को खतरे में ला ले। ये तो बहुत ही दुखद है। और यहाँ तक कि हम अपने रोमांटिक रिश्तों में भी यही करते हैं। रिश्तों में कैसे? बेकर इसे ट्रांसफरेंस कहते हैं। जब धर्म या समाज से हमारा विश्वास उठ जाता है तो हम अपनी अमरता
और पूर्णता की उम्मीद अपने जीवन साथी पर डाल देते हैं। ओहो, मतलब हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमें भगवान की तरह पूजे, हमें मुकम्मल करे। बिल्कुल। और जाहिर है कोई भी आम इंसान भगवान नहीं हो सकता। तो फिर रिश्तों में घुटन और कड़वाहट पैदा होती है। एकदम सही। हम उन पर इतना भारी बोझ डाल देते हैं जो वो उठा ही नहीं सकते। तो ये तो एक ऐसा चक्रव्यूह हो गया जहां हर रास्ता उसी खाई की तरफ ले जा रहा है। ऐसा लग सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर ये सच इतना भारी है, तो फिर इसका समाधान क्या है? अगर हर महत्वाकांक्षा के पीछे मौत का डर है, तो क्या हमें सब कुछ छोड़कर बस उदास बैठ जाना चाहिए? नहीं, समाधान उदास बैठने में नहीं है, बल्कि जागने में है। इस दर्शन का कोई सकारात्मक पहलू? बिल्कुल है। इस पूरी चर्चा का सबसे खूबसूरत और आजाद कर देने वाला निष्कर्ष यहीं छिपा है। बेकर का मानना है कि इंसान की सबसे बड़ी परिपक्वता इस बात में है कि वो अपने डिनायल को पहचान ले, अपने इस झूठ को पहचान ले। हाँ, जब हम ये गहराई से स्वीकार कर लेते हैं कि मेरा समय बहुत सीमित है और मैंने जो भी ये सामाजिक कवच पहन रखे हैं, चाहे वो मेरा पद हो, मेरी शोहरत हो या लोगों की वाहवाही हो, ये सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। जब ये कड़वा सच हमारी रगों में उतर जाता है तो एक अजीब सी शांति आती है। यानी उस ट्रेडमिल की रफ्तार को शून्य कर देना और मुड़कर उस राक्षस की आंखों में सीधे देखना। बहुत ही सुंदर तरीके से कहा आपने। हाँ, क्योंकि जब आप मौत की आंखों में देखते हैं तो वो राक्षस एक शिक्षक बन जाता है। क्या सिखाता है वो? वो आपको बताता है कि आपके पास वक्त कम है, इसलिए इसे उन चीजों में बर्बाद मत करो जो असल में मायने नहीं रखती। तब इंसान सचेत होकर जीना शुरू करता है। बिल्कुल। तब कोई रप्पी सेल्फ इसलिए दिन रात काम नहीं करता कि उसे पड़ोसियों को अपनी हैसियत दिखानी है, बल्कि वो इसलिए काम करता है क्योंकि उस काम में उसे असली खुशी मिलती है। दूसरों की राय, आलोचना का डर, भविष्य की चिंता, ये सब अपनी ताकत खो देते हैं। क्योंकि जब आपको पता है कि अंत निश्चित है तो यात्रा के हर पल की कीमत समझ में आने लगती है। आप दिखावे के हीरो प्रोजेक्ट से बाहर निकलकर अपनी एक प्रामाणिक, ऑथेंटिक जिंदगी गढ़ना शुरू करते हैं। हाँ, मौत से डरना स्वाभाविक है, लेकिन भागना बंद करने पर ही हम सच में जीते हैं। तो असल में मौत कोई विलन नहीं है, बल्कि वो हमारी जिंदगी को एक स्पष्टता, एक क्लैरिटी देती है। वो हमारी प्राथमिकताओं को फिल्टर कर देती है। सही कहा। अगर मैं इस पूरी चर्चा को समेटूं, तो हमने ये देखा कि कैसे हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियों और सभ्यताओं के पीछे हमारा सबसे आदिम डर काम कर रहा है। और हम खुद को अमर बनाने की हमारी जिद हमें किस तरह से एक खोखली जिंदगी की तरफ धकेलती है। और अंततः हमने यह जाना कि इस डर का सामना करना, अपनी नश्वरता को गले लगाना ही सच्ची आज़ादी है। बिल्कुल। अब इस चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार है जो मेरे दिमाग में गूंज रहा है। यह हमारे स्रोत से ही प्रेरित है, लेकिन उसमें सीधे तौर पर लिखा नहीं है। अच्छा, वो क्या है? मुझे लगता है कि यह हम सभी को एक बिल्कुल नए धरातल पर सोचने के लिए मजबूर कर देगा। जरा इस तस्वीर की कल्पना करें। कैसी तस्वीर? आज हम अपने चारों ओर जो कुछ भी देखते हैं, ये चमकते हुए महानगर, ये गगनचुंबी इमारतें जो बादलों को चीरकर अनंत तक जाना चाहती हैं। हाँ, इंसान की बनाई दुनिया। शेयर बाजार के ये विशाल सूचकांक जो हमेशा ऊपर और ऊपर जाने की होड़ में है। हमारे महान साम्राज्य, हमारी अर्थव्यवस्थाएं जो रुकने का नाम नहीं लेती। इन सब का क्या हो अगर ये सब प्रगति के निशान न होकर मौत को नकारने के लिए खड़े किए गए बहुत बड़े स्मारक हों? ओहो, मानव सभ्यता का पूरा इतिहास शायद इसी एक डर से भागने की कहानी है। ये तो बहुत ही गहरा नजरिया है। लेकिन जरा सोचिए, अगर विकास के किसी मोड़ पर इंसान ने अपनी नश्वरता को पूरी तरह स्वीकार कर लिया होता, अगर हमने कभी इस सच्चाई से भागने की कोशिश ही न की होती। हाँ, तो आज हमारी ये दुनिया कैसी दिखती? क्या हम आज भी कंक्रीट के ऐसे ही जंगल बनाते? शायद नहीं। क्या हम सत्ता, पैसे और एक काल्पनिक अमरता के पीछे एक दूसरे का गला काट रहे होते? या फिर हमारे जीवन जीने का तरीका और हमारे लक्ष्य पूरी तरह से अलग होते? बिल्कुल। अगर हम अमर होने के इस भ्रम से मुक्त होते, तो क्या हम आज एक बहुत ही अलग, बहुत ही गहरी और शांत दुनिया में रह रहे होते? ये सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जो किताबों में नहीं मिलता, लेकिन इसका जवाब हमें अपने भीतर ही खोजना होगा। आज के इस गहरे विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत मजा आया इस चर्चा में। हम जल्द ही एक और विचारोत्तेजक विषय के साथ वापस आएंगे। तब तक अपने समय की कीमत को पहचानिए और सोचते रहिए।